मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसे आप इस साल के मुख्य परीक्षा के लिए और अगले साल की प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चले। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ का जो अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि वो यूनियन टेरिटरी है, बल्कि इसलिए कि वह हमारा वर्षा वन का क्षेत्र है। वर्षा वन क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं चाहूँगा कि इस दृष्टि से आपकी बहुत अच्छी तैयारी अंडमान निकोबार टॉपिक पर होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि हर 2 साल के बाद कोई न कोई एक क्वेश्चन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ा हुआ होता ही है, और उसमें भी जो प्रधानता दी जाती है वह वर्षा को लेकर के दी जाती है, यूँ कह लीजिए कि वहाँ की जो क्लाइमेट है उसको लेकर दी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो ग्रेट निकोबार कहा जा रहा है ये क्या है। देखिए, यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी का तरीका भी होता है। सामान्य तौर पर तो अगर मैं कहता हूँ ग्रेट निकोबार, तो आपके दिमाग में अंडमान निकोबार आएगा कि भैया ठीक है, अंडमान निकोबार है तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का पर्याय होगा। लेकिन नहीं, पर्याय नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो ग्रेट निकोबार है वो अंडमान निकोबार में ही है। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो नाम है, ये 2 नाम है, अंडमान और निकोबार, ये 2 बड़े बड़े द्वीप समूह हैं। और जो ग्रेट निकोबार है यह निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेट निकोबार यानी कि अंडमान उसका एक पार्ट है, निकोबार उसका दूसरा पार्ट है। तो जो ग्रेट निकोबार है वो निकोबार का एक द्वीप है, और निकोबार का वह सबसे बड़ा द्वीप है, और साथ ही साथ वह निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है, यानी कि बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। आपको लग रहा होगा कि बात तो होनी चाहिए थी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, और सर तो बात करने लगे ग्रेट निकोबार की। जी हाँ, परीक्षा में यही होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। टॉपिक कुछ होता है और यूपीएससी उस टॉपिक से प्रश्न पिकअप करती है। इसलिए मैं ग्रेट निकोबार के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है। और क्या आपने इंदिरा पॉइंट का नाम सुना है? इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सबसे अंतिम बिंदु है दक्षिण में, इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। वाह, क्या इंटरेस्टिंग बात है, राइट? फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो ग्रेट निकोबार है इसका जो जिला है वह है निकोबार। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ स्थित है, तो आपके मुंह से फट से ये उत्तर निकलना चाहिए कि सर ये तो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और मैं कहूँ किस महासागर में स्थित है, तो सर वो तो हिंद महासागर में स्थित है। राइट, आपको हिंद महासागर याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का संबंध इससे कहीं न कहीं है। दोस्तों, इसका जो पूरा का पूरा एरिया है वो 9 से 21 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और इससे जुड़ा हुआ जो हमारा समुद्री तट है वो 202 किलोमीटर है। मोटे तौर पर कह लीजिए कि 200 किलोमीटर है। इसकी आबादी बहुत थोड़ी सी है। अब कितनी बड़ी होगी? द्वीपों की आबादी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, 8000 के करीब आबादी है। और अगर हम डेंसिटी देखेंगे तो 8.8 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, या कह लीजिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 9 लोग रह रहे हैं। लिटरेसी बहुत अच्छी है, लगभग 85%। ये थी ग्रेट निकोबार के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ। अब हम आते हैं इसके प्रोजेक्ट पर। दरअसल दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अपने विवाद के कारण भी चर्चा में है। सरकार इस प्रोजेक्ट को
रणनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए विकसित करना चाहती है। सुन करके भूल मत जाइएगा, रणनीतिक और आर्थिक लाभ। हम इन दोनों लाभों की चर्चा करेंगे और फिर इस पर किस बात को लेकर के विवाद है उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, जो नीति आयोग ने एस्टिमेट दिया है, इस पर जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, लागत आएगी 72,000 करोड़ रुपए से लेकर के 92,000 करोड़ रुपए के बीच में कुछ भी लागत आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परियोजना है अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना है। अब हम देखते हैं कि ये पैसा लगाया किस में जाएगा। दोस्तों, वहीं पर एक खाड़ी है गैलाथिया, इसका नाम आपको याद रखें, गैलाथिया खाड़ी। प्री में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो गैलाथिया खाड़ी में एक बंदरगाह विकसित किया जाएगा। बंदरगाह क्यों विकसित किया जाएगा? आप अनुमान लगा सकते हैं कि बंदरगाह के क्या काम होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। गैस और सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे और भविष्य में वहां आबादी बसाई जा सके, इसके लिए एक टाउनशिप भी बनाई जाएगी। ये प्रस्तावित है। तो कितनी चीजें हो गई? एक बंदरगाह हो गया, एक एयरपोर्ट हो गया, गैस और सौर ऊर्जा का संयंत्र हो गया और टाउनशिप का निर्माण, ये हो गया। ये प्रोजेक्ट के हिस्से हैं। अब आइए इसके महत्व को समझते हैं। सबसे पहले देखें रणनीतिक महत्व। आपको मालूम है कि समुद्र में स्थित है, हमारे बिल्कुल साउथ में है। मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि समुद्र हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी। जब हम समुद्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे एक तथ्य उभरना चाहिए, हिंद महासागर। हम हिंद महासागर में हैं और जितने भी बाहर से जहाज आएंगे, हमारे यहाँ से जहाज निकल करके जाएंगे, वो सबसे पहले हिंद महासागर से ही होकर के जाएंगे। और सीधी सी बात है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हिंद महासागर हमारी समुद्री सुरक्षा का पूरा घेरा तैयार करता है। पूरी तीन तरफ हम समुद्रों से घिरे हुए हैं और ये तीनों तरफ जो समुद्र हमें घेरे हुए है वह है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब रणनीतिक महत्व इस बात को लेकर के है कि जो ग्रेट निकोबार है वह मलक्का जलमार्ग के बहुत करीब है, मलक्का जलमार्ग के। और इसी कारण हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोकने और भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में यह जो बंदरगाह है बहुत मदद करेगा। आपको मालूम है कि किस तरीके से लगातार चीन इस कोशिश में है कि हिंद महासागर पर वह अपना प्रभुत्व स्थापित करता जाए। श्रीलंका, मालदीव, आप लगातार इस तरह की घटनाएं सुनते रहते होंगे, पढ़ते भी रहते होंगे कि वो लगातार इस कोशिश में है कि इन क्षेत्रों में उसका प्रभुत्व बढ़े। और अगर चीन का प्रभुत्व वास्तव में बढ़ जाता है और भारत कुछ नहीं करता, उसे टक्कर नहीं देता है, तो आप सोच करके देखिए कि हमारी आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति कितनी ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। तो इसलिए भारत चाहता है कि हम अपने ही ग्रेट निकोबार में एक बंदरगाह विकसित करें। रणनीतिक महत्व समझ गए। आर्थिक महत्व, अभी हमारे बहुत से जो कार्गो शिप हैं, जो सामान वाहक जो जहाज हैं, वे या तो कोलंबो पे रुकते हैं या सिंगापुर के बंदरगाहों पर रुकते हैं। आपको मालूम होगा कि अब कोलंबो का जो बंदरगाह है, वहाँ का जो शिप यार्ड है, वो भारत ने अधिग्रहित कर लिया है। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो या तो कोलंबो में रुकते हैं या सिंगापुर के बंदरगाहों पे रुकते हैं। और जब आप वहाँ रुकेंगे तो आपको ऐसे ही नहीं रुकने दिया जाएगा, उसका आपको बाकायदे किराया देना होगा। और जब हम किराया देते हैं तो किस मुद्रा में देते हैं? विदेशी मुद्रा में देते हैं। तो जब हमारा अपना ट्रांसशिपमेंट हब हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि ये जो जहाज हैं हमारे अपने हब पर आकर के रुकेंगे, अपने बंदरगाह पर रुकेंगे और इससे सीधे सीधे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और हमारे व्यापार में भी तेजी आएगी। तो ये है रणनीतिक और व्यापारिक महत्व। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के इनफैक्ट क्या विवाद है और किस तरीके की चिंताएं हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं।
देखिए, जो विपक्ष है और खासकर जो पर्यावरणविद हैं वो किस तरह की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए। पहली बात तो यह कि यहाँ का वर्षा वन का जो क्षेत्रफल है वह 160 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वर्षा वन, अभी बरसात आने वाली है, आप देखेंगे कि शुरुआत एक तरीके से आप यूँ कह लीजिए कि ठीक है, मानसून तो हमारे यहाँ केरल से प्रवेश करता है, लेकिन वर्षा की शुरुआत अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हो जाती है। उधर से ये मानसून हवाएं चलती हैं और खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है। तो ये वर्षा वन है। तो दोस्तों, 160 वर्ग किलोमीटर में वर्षा वन फैले हुए हैं। इस प्रोजेक्ट से ये प्रभावित हो सकते हैं। डेफिनेटली पर्यावरण का हिस्सा है, क्योंकि आप, ये माना जा रहा है कि लगभग 8.5 से 10 लाख पेड़ काटेंगे इसके लिए। तो 8.5 से 10 लाख पेड़ जब आप काट लेंगे, वन ही तो है, तो प्रभावित तो होगा ही होगा, पूरा का पूरा पर्यावरण प्रभावित होगा, वर्षा वन तो प्रभावित होगा ही होगा। दूसरी बात यह कि जो गैलाथिया खाड़ी है, उस गैलाथिया खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े कछुओं, जिनका नाम है जायंट लेदर बैग, का वह स्थान प्रमुख प्रजनन स्थल है। वहीं से उनकी वंश की वृद्धि होती है। वह पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट के नाम पर वहाँ निर्माण की गतिविधियाँ बहुत तेजी के साथ चलेंगी। तो निकोबार में एक बहुत दुर्लभ पक्षी मिलता है जिसका नाम है निकोबार मेगापोड। निकोबार मेगापोड, उनका आवास भी खतरे में पड़ सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ये जो दुर्लभ पक्षी है, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दोस्तों, अब अंतिम चिंता, मैंने आपको बताया शुरू में कि वहाँ की जो आबादी है वो अभी लगभग 8,000 के करीब है। टाउनशिप बन जाने के बाद वहाँ की आबादी कितनी हो सकती है, अनुमान नहीं लगा सकते, लाखों में पहुँच सकती है। तो सीधी सी बात है, ये लोग बाहर के लोग होंगे। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसका क्या होगा, वह तो विलुप्त हो ही जाएगी। यह भी एक बहुत बड़ी चिंता पर्यावरणविदों की और विपक्षी दलों की है। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे कुछ बातें की हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।